नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा हम पिछली क्लास में जो है इकोनॉमी का एक सवाल मैंने आप लोगों को लिखवाया था मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। और सभी विद्यार्थियों को फेसबुक पेज पर, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर जो है आपको ये सवाल मिला। आप में से काफी सारे विद्यार्थियों ने लिखने का प्रयास किया और आप में से काफी सारे साथियों ने जो है अच्छा आंसर भी लिखा इसके लिए, ठीक है। लेकिन देखिएगा, इसको वाक्य में जो माइंस के अंदर जो आंसर राइटिंग की जाती है उसका सामान्य उद्देश्य की अगर अपन बात करें तो उसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि डिजाइन कैसे किया जाना चाहिए, सवाल का आंसर किस प्रकार से देना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और आज जो कल की क्लास में जो मैंने आपको सवाल दिया था उस सवाल की आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे आपको सामान्य रूप से 150 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 150 से 170 180 क्वेश्चन जो शब्द है उनमें मैं आप लोगों को इस सवाल का आंसर दे पाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, आप लोग जिस प्रकार से आप सभी ने सवाल लिखा, कोविड-19 का प्रभाव क्या रहा, यानी कि विश्व के दृष्टि से भारत पर कोविड-19 का प्रभाव किस प्रकार से देखा जाता है, किस दृष्टि से रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोविड-19 का परिचय लिखेंगे, यानी कि इसका परिचय क्या था, कि किस प्रकार से यह आया, कहां से आया, क्या कहानी थी इसकी। तो सबसे पहले जिस प्रकार से क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा, परिचय, ठीक है। तो सामान्य रूप से हम इसका परिचय देंगे पहले कि इसका परिचय क्या है, ठीक है। चलिएगा, तो लिखिए सबसे पहले आप लोग परिचय के अंदर, वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी कोविड-19 की वजह से, वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी कोविड-19 की वजह से गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। किसी टीके एवं दवाओं की अनुपस्थिति में, किसी भी प्रकार के दवा यानी कि टीके दवाओं की अनुपस्थिति में मानव समुदाय आज प्रत्यक्ष मनोविज्ञान के दबाव में है। अनुपस्थिति में मानव समुदाय आज प्रत्यक्ष मनोविज्ञान के दबाव में है, जिसका सामाजिक एवं आर्थिक पहलू पर गहरा ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसका सामाजिक एवं आर्थिक पहलू पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है या पड़ रहा है। विशेषज्ञ एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा इसे नया वायरस यानी कि कोरोना वायरस के नाम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन जारी है। अभी हाल ही में भी जो है, वर्तमान समय में भी इसका प्रभाव जो प्रभाव इसका पड़ा है उसके बारे में अध्ययन करना जारी है वर्तमान समय में, जिसका वर्तमान एवं भविष्य दोनों ही अकालीन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। जिसका वर्तमान और भविष्य दोनों ही क्या बने हुए हैं, अकालनीय, यानी कि सोच नहीं सकते ना हम इसको समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति बनी हुई है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस पर चुनौती कार्य बने हुए हैं वर्तमान समय में। तो ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय, ठीक है। अब सामान्य परिचय का मतलब ये नहीं कि किस प्रकार से कोरोना था, इस प्रकार से वायरस आया, ये वुहान शहर से प्रारंभ हुआ, चीन से आया, तो इस प्रकार की चुनौती नहीं देनी अपन को इसको, ठीक है। इसका सामान्य परिचय में समझाना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 का जो वजह है उसके कारण जो है मानव समुदाय जो है आज एक गहरे संकट में मनोवैज्ञानिक के दबाव में आ चुका है। मनोविज्ञान के दबाव में इसलिए आ चुका है क्योंकि हमने दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया है, ठीक है। दुनिया में प्रकृति पर हर जगहों पर हमने विजय पाने की कोशिश की है। प्रकृति की भी हमने जो है बहुत सारी चीजों को इस प्रकार से ऑब्जर्व किया है, इस प्रकार से ग्रहण किया है कि हम आने वाली सदियों तक उनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से लेकिन मानव जो है, मनोविज्ञान जो है, कहीं ना कहीं आज किसी मनोविज्ञान के संदर्भ में कहीं ना कहीं जो मानव है वो संकट में आ चुका है। और संकट में इसलिए आ गया है क्योंकि अगर सारी दुनिया में हर चीज की दवा है, हर चीज की कोई ना कोई उपाय अगर आप ढूंढ लेते हैं, तो फिर ऐसी महामारी का दौर जो आया उसमें आप इससे लड़ने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए, ठीक है। और दूसरी बात, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमने हर मेडिकल सेक्टर में जो है, हर सेक्टर में काम किया है। चाहे भारत ने नहीं किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध में अगर अपन बात करें तो विश्व के विभिन्न देशों ने इस पर काम किया है। दवाइयों पर काम किया है, मेडिकल रिसर्च पर काम किया है, लेकिन उन्होंने भी जो है एक बार
मनोविज्ञान के दबाव में आ चुके हैं, वो भी लोग सोच में पड़ गए कि इस बीमारी की उपाय क्या हो सकती है। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया। तो ये तो इस कोविड-19 का एक सामान्य परिचय हो गया। अब हम बात करेंगे इसके प्रभाव क्या पड़े। पहला कारण लिखिएगा, गंभीरता का आकलन। गंभीरता का आकलन कैसे किया जा सकता है, तो गंभीरता को समझना है कि इसकी गंभीरता क्या रही है। तो दूसरा पॉइंट डालिए इसमें, गंभीरता का आकलन। गंभीरता का आकलन, और गंभीरता के आकलन में लिखिए वायरस के प्रकोप में एक दौर ऐसा भी आया, वायरस के प्रकोप में एक दौर ऐसा भी आया जब विश्व भर की मशीनें थम गई। जब विश्व भर की मशीनें थम गई, सड़कें खाली हो गई, सड़कें खाली हो गई और ऑफिस बंद हो गए, वैश्विक व्यवस्था में इस प्रकार से थम जाने को इसका पहला इससे पहले इतिहास में कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इससे पहले इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। दुनिया विश्व युद्ध की त्रिसदी भी देखी है, दुनिया विश्व की त्रिसदी भी देखी है, यानी कि युद्धों की त्रिसदी भी देखी है, लेकिन मशीनें तब भी चल रही थी। यानी कि दुनिया में विश्व युद्ध पहले भी हुए हैं, लेकिन उस समय मशीनें, उद्योग, प्रौद्योगिक, सड़कें सब चल रही थी। ये सब विशेषज्ञों एवं विश्व की सरकारों के समय, ये सब विशेषज्ञों एवं विश्व की सरकारों के समझ से बाहर थी। ये सारी बातें समझ से बाहर थी। इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि वायरस का एक ऐसा प्रकोप भी आया। अब इसको देखिएगा, शब्दावली का फर्क है। हम लोग भी इसको लिख सकते हैं सामान्य लैंग्वेज में, आप लोग भी इसको बता सकते हैं, लेकिन यूपीएससी की दृष्टि से अगर आपको मेंस में जो आंसर राइटिंग करनी है, जो सामने वाले को आपको जो शब्दावली के माध्यम से जो शब्द आपको बयां करने हैं, वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि आपकी शब्दावली ऐसी होनी चाहिए कि बहुत कठिन प्रवृत्ति की होनी चाहिए, जिसका यानी कि कम से कम शॉर्टकट रूप हो। शॉर्टकट रूप जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि शब्दावली जो होती है, एक शब्द होता है जिसका बहुत बड़ा भावार्थ निकलता है। अब उस भावार्थ को हम लोग रामायण बोलते हैं, वो लोग हम उस चीज को हम कहां तक यूज करना चाहिए, केवल हम इंटर एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन एग्जाम्स पास कर सकते हैं, या और भी एग्जाम आप उसमें पास कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम में इस प्रकार की आपकी जो आंसर राइटिंग करने की जो प्रवृत्ति है, वो काम नहीं आएगी कहीं पर भी। याद रखना इस बात को, और ध्यान में रहे ये बात कि हमेशा आपको अथक तक, इसलिए क्यों, कुछ ये जो सारी शब्दावली है जो हम ग्रेजुएशन में या फिर इंटर में जो भी अपन पास करने के लिए जो एग्जाम्स में अपन लिखकर आते हैं, वो शब्दावली और वो आंसर राइटिंग यहां पर नहीं चलेगी, क्योंकि यूपीएससी की दृष्टि से आप लोगों को फैक्ट देना होता है, और फैक्ट इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी शब्दावली जो होती है वो बहुत गहरी होनी चाहिए। उस शब्दावली का संबंध बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर उसको पढ़े तो उसको लगे कि हाँ बिल्कुल ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये विद्यार्थी जो है, मतलब जैसे 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन में जो लिख रहा है वो उसी प्रकार के अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर कॉपी तक चेक नहीं करेगा, उसको सीधा रॉन्ग बता देगा, वो सीधा गलत कर देगा उसको। तो याद रहे, आपकी शब्दावली बहुत ठप होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जितनी कठिन शब्दावली का यूज करोगे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, उतना ही यूजफुल रहेगा। आज हिंदी माध्यम का रिजल्ट हर बार इसलिए कमजोर आता है क्योंकि हम लोग जो है शब्दावली को छोड़ते जा रहे हैं। कठिन शब्दावली को छोड़कर हम जो है मतलब बहुत सिंपल जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसी दृष्टि से हमारे टीचर्स हैं, हमारी किताबें जो है या फिर हम जो पढ़ते हैं वो भी एक सिंपल लैंग्वेज को हम पढ़ना पसंद करते हैं। थोड़ा सा भी अगर डीपली कोई शब्द है तो उसको हम तोड़ देते हैं, उसकी हम ट्रिक निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक्स और ये तोड़ना काम नहीं आएगा, क्योंकि इससे आप एजुकेशन का जो साहित्य है, ये साहित्यिक जो स्रोत है एजुकेशन का, उसको आप तोड़ रहे हैं, उसका विखंडन कर रहे हैं। अगर आप उसका विखंडन कर रहे हैं तो आप आने वाली पीढ़ी को तो उसका भावार्थ समझा ही नहीं पाओगे। आज आप लोगों ने काफी बार जो चीजें हैं, जैसे रामायण महाभारत, कई सारी जो भी आप चीजें देखते हैं, ग्रंथावलियां देखते हैं, उनमें आप लोगों ने लैंग्वेज नहीं देखी होगी, बल्कि उनके श्लोकों की जो शब्दावली अगर आपने देखी होगी, कितने बड़े बड़े शब्द होते हैं, एक शब्द के अंदर 20-20 वर्ड होते हैं। आज ऐसा कोई शब्द है
हिंदी माध्यम में मुझे बताइए कोई ऐसा शब्द है जिसके साथ में अगर अपन 20 शब्द लिख दे तो उसको बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा। लेकिन पहले के लोग उसको संस्कृत भाषा को इतने चाव से पढ़ते थे, जबकि वो हिंदी हुआ करते थे। हिंदी लैंग्वेज की बात करूं मैं, उर्दू जबान की मैं बात करूं, फारसी जबान की मैं बात करूं, अरबी जबान की मैं बात करूं, किसी भी जबान की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो क्लियर है। क्योंकि पहले के समय में हमें शब्दावली बहुत बड़ी हुआ करती थी और उस बहुत बड़ी शब्दावली में एक शब्द में ही इतना कुछ छुपा हुआ था कि आज वर्तमान समय में शिक्षक जो है उस एक शब्द से पूरा एक पेज लिख देते हैं, तब भी उसका भावार्थ नहीं समझा पाते हैं। तो शब्दावली जो है बहुत मायना रखती है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए और खास तौर पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों से बस इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप लोगों को मैं डिमोटिवेट करने आया हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम शब्दावली पर काम करें, क्योंकि मेंस में अगर अपन आंसर राइटिंग में शब्दावली पर काम करेंगे तो शायद हम एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम अच्छे अंक प्राप्त नहीं करेंगे, वही ग्रेजुएशन वाली वही रामायण महाभारत अगर आपको लिखना है तो फिर वो आपकी मर्जी है। बाकी मेरी कोशिश और मेरा जरिए यही रहेगा कि मेंस की जो आंसर राइटिंग जो मैं करवाऊंगा उनके अंदर, अभी तो मैं ज्वलंत मुद्दों पर बात कर रहा हूं, वो भी इकोनॉमी की दृष्टि से, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के अभी जो है समझ से बाहर है सारी चीजें। तो उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा एक संकेत मिलना चाहिए, डायरेक्शन मिलना चाहिए, उसके पश्चात ही वो इन चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए मैं इन पर काम कर रहा हूं। बाकी आने वाले समय में मैं सब पर काम करूंगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट पर बात करेंगे, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, सब सब्जेक्टों पर हम मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो उसमें शब्दावली का हम विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे लिखिए आप लोग इसमें। तो इस प्रकार से वायरस का प्रकोप जो है उसके दौर में ऐसा भी आया है कि विश्व भर में जो है सारी मशीनें थम गई है। अब सारी मशीनें थम जाने का मतलब इसका इशारा कहां है? प्रौद्योगिक की तरफ है कि प्रौद्योगिक बंद हो चुके थे, यानी कि उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, लोगों का रोजगार छूट गया था। अब इसने सीधा विश्व भर की मशीनें थम गई थी। विश्व भर की मशीनें थम जाने से ही इसी शब्द से इसने तय कर दिया और इसी शब्दावली से इसने बता दिया कि प्रौद्योगिक बंद हो चुके थे पूर्ण तरीके से, और प्रौद्योगिक बंद हो चुके थे तो लोगों का रोजगार छिन चुका था, यानी कि लोग भी घर बैठ गए थे। उसके पश्चात मैंने दूसरी लाइन इसमें ऐड की, उसमें मैंने लिखा है कि सड़कें खाली हो गई थी, सड़कें खाली हो गई थी, ऑफिस बंद हो गए थे, यानी कि लोग, मैंने ये नहीं कहा कि लोग घरों में कैद हो गए थे। इसका शब्दावली की मैं बात करूं तो इसमें मैं सीधा ये भी लिख सकता था कि लोगों को एक ऐसा समय देखने को मिला जिसमें लोग घरों में कैद हो गए थे। लेकिन मैंने इसमें इसका लिखा कि इसमें प्रौद्योगिकों का भी मैंने जिक्र किया कि उद्योग भी बंद हो गए थे। मैंने सड़कों का इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो ऑफिस भी बंद हो चुके थे, लोग ऑफिस के लिए ही तो बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार की शब्दावली का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए आगे लिखिए आप लोग इस प्रकार से। पहला टॉपिक लिखिए इसमें नंबर 1 लगा के, आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिन जर्जएव ने 7 मार्च 2020 को कहा, आईएमएफसी का एक प्रमुख है, उसने क्या कहा है? क्रिस्टलिन जर्जएव उसका नाम है। उस व्यक्ति ने क्या कहा है? 27 मार्च 2020 को कहा है उसने कि विश्व अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, तो इकोनॉमी की दृष्टि से हम पढ़ेंगे। तो विश्व अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण रेशों के दौर में आ रही है, रेशों के दौर में आ गई है, तथा यह वर्ष 2009 में आई वित्तीय संकट से भी बदतर हो गई है, तथा यह वर्ष 2009 में आया वित्तीय संकट से भी बदतर हो चुकी है। देखिए एक कितनी अच्छी शब्दावली के साथ में मैंने 2 लाइनों में, आपकी बहुत कम शब्दों में मैंने एक चीज लिखाई है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही चीज किसकी तरफ संकेत कर रही है? 2009 में जो विश्व के सामने एक संकट है, इकोनॉमिक संकट आया, उसकी तरफ बता रही है। आईएमएफसी की रिपोर्ट है। क्रिस्टलिन नामक एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहता है कि 27 मार्च 2020 को उसने ये बात कही कि विश्व जो है, विश्व की अगर बात करें तो विश्व के अंदर 2009 में जो संकटकालीन इकोनॉमिक संकट आया था, उस समय भी जो है इतनी बदतर हालत नहीं हुई थी जितना कि वर्तमान समय में हो गई कोविड-19 के कारण। दूसरी बात लिखिएगा, दूसरा व्यक्ति कौन है? यूएन का सेक्रेटरी जनरल ओतोनियो, सेक्रेटरी जनरल ओतोनियो गाइटरेसो
ओतोनियो गाइटरेसु ने 1 अप्रैल 2020 को कहा कि 1 अप्रैल 2020 को कहा कि महामारी के कारण आज विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे संकटपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है। इस महामारी के कारण आज विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे संकटपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है। तो यूएनए का सेक्रेटरी जनरल एक व्यक्ति जिसका नाम है ओतोनियो गाइटुस। तो ओतोनियो गाइटुस कहता है कि देखिएगा 1 अप्रैल 2020 में इसने ये बात कही है कि इस महामारी के कारण विश्व जो है आज द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, यानी कि जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के समय संकटकालीन स्थितियों से गुजर रहा था, उसी प्रकार से आज भी हम क्या कर रहे हैं, संकटकालीन स्थितियों से गुजर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है उसके बारे में लिखिएगा, एफएओ के डायरेक्टर जनरल क्यू डोगियो ने संगठन की वेबसाइट पर प्रकाशित अपना एक लेख प्रकाशित किया बेटा इसने 31 मार्च 2020 को। उसके बारे में लिखा है, इसने क्या लिखा है उसके बारे में, 31 मार्च 2020 को एक लेख में कहा है कि विश्व में लगाए गए आवागमन के प्रतिबंध और कामगारों के व्यवहार में आए बदलाव के कारण, कि विश्व में लगाए गए आवागमन के प्रतिबंध एवं कामगारों के व्यवहार में आए बदलाव के कारण किसान खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियां उर्वरक तथा मवेशिया यानी कि पशुपालन की बात कर रहा है, मवेशियों से जुड़ी औषधियों की गंभीर कमी आ रही है या आने वाले समय में गंभीर कमी आ सकती है। तो देखिएगा क्यू डोगियो ने कहा है, इसने क्या कहा है, डोगियो ने क्या बात कही है, डोगियो कहता है कि देखिएगा जिस प्रकार से विश्व में जो है इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया, एक देश से दूसरा देश का संपर्क टूट चुका है, तो इसके कारण ये व्यक्ति कहता है, इसकी एक वेबसाइट है इसके संगठन की, यानी कि एफएओ का संगठन है, उस संगठन की वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित करता है और उस लेख में इस व्यक्ति ने कहा था कि ये जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इस प्रतिबंध के कारण आने वाले समय में जो किसान का प्रसंस्करण है, यानी कि किसान की जो गतिविधियां हैं, यानी कि किसान को जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अग्रिम श्रेणी में लाना चाहते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी में तथा दूसरी बात इसने बताया कि गतिविधियों में जो उर्वरक है उनकी गतिविधियों में तथा मवेशी यानी कि पशुपालन की गतिविधियों में और औषधियां जो दवाइयों की बात करते हैं, तो इनमें आने वाले समय में शायद भारी संकट आ जाएगा, भारी कमी आने की संभावनाएं हैं। ये व्यक्ति ये बात कहता है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना स्टार्ट करिए, महामारी आने के 7 महीने बाद तक भी इसका आर्थिक प्रभाव का आकलन संभव नहीं हो सका। महामारी के आने के 7 महीने बाद तक भी इसका आर्थिक प्रभाव का आकलन संभव नहीं हो पाया। वैसे इस सिलसिले में जारी किया गया जुलाई 2020 में। इसके पश्चात एक नोट लगा के लिखो, इसी में इंपॉर्टेंट बात है वो लिखना। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अनुसार, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की यूनिट रिपोर्ट के अनुसार, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि यूनिट की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या बात बताई गई है कि विश्व प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की विशेष रिपोर्ट जिसका प्रकाशन 30 मार्च 2020 को किया गया, इसके अनुसार महामारी का दक्षिणी एशिया पर गहरा प्रभाव पड़ने का ज्यादा अनुमान रहा है। दक्षिणी एशिया पर जो है इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब दक्षिणी एशिया में कौन से देश आते हैं ये आप भी जानते हैं, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, तो ये ज्यादातर किस देशों में आने वाले हैं, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम देशों में आने वाले हैं। और भी बहुत सारे देश हैं इसमें छोटे छोटे, तो इन देशों पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। आगे लिखो, भारत सहित दक्षिणी एशियाई देशों की आर्थिक वृद्धि दर में उच्च गिरावट दर्ज की गई है।
भारत सहित दक्षिणी देशों में आर्थिक वृद्धि की दरों में उच्च गिरावट दर्ज की गई है। महामारी के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा आवागमन पर लगाया गया प्रतिबंध के कारण जहां एक और मांग में तेजी गिरावट आएगी और फैक्ट्री एवं व्यवसाय के बंद होने से आपूर्ति पक्ष पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। सरकारों एवं केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज आर्थिक गतिविधियों में हुई क्षति की भरपाई करने में असमर्थ होगा। सरकारें एवं केंद्रीय बैंकों के द्वारा प्रोत्साहित पैकेज का जो आर्थिक गतिविधियां हुई है उनमें जो क्षति की जो भरपाई है उसमें असमर्थ होगा, यानी कि इस नुकसान का भरपाई नहीं कर पाएंगे वो बैंक भी। निम्न तीन कारणों से एशियाई देश इस महामारी के प्रति सर्वाधिक चपेट में है। पहला क्यों चपेट में है ये एशियाई देश, इसका कारण लिख लो। पहला, घनी बस्तियां यानी कि घना बसाव, आप लिख लो घना बसाव। दूसरा लिखो, स्वच्छ संबंधित नियम जागरूकता हमारे अंदर है नहीं थी, ठीक है, तो दक्षिणी एशियाई देशों के अंदर ऐसा नहीं है। तीसरा लिखो, स्वास्थ्य प्रणालियों पर अधिक बोझ था। इस कारण से हम क्या कर पाए हैं, इस महामारी का ज्यादा प्रकोप हमने नहीं देखा है। यानी कि दक्षिणी एशिया, विश्व के अंदर बात करें तो दक्षिणी एशियाई जो देश है उन देशों ने ज्यादातर इस महामारी का प्रकोप झेला है। इसका कारण बताया कि घनी जनसंख्या होने के कारण, घना बसाव होने के कारण, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां है तो दक्षिणी एशिया में मिलेगी आपको। चाइना, भारत कहां है, चाइना और भारत दक्षिणी एशियाई देशों में आता बेटा। तो पहला और द्वितीय स्थान किसका है, तो घनी जनसंख्या होने के कारण। दूसरी बात यह है कि स्वच्छ संबंधित निम्न जागरूकता, चाइना जैसे देशों में स्वच्छता जिसको आप कहते हैं, अभी भारत में तो फिर भी स्वच्छ अभियान चल रहा है, इस कारण से थोड़ा देखने को मिला है कि अच्छा सुंदर है आपका शहर, लेकिन फिर भी जिस शहर को आप अंदर से सुंदर कर रहे हैं उसका कचरा जो आप बाहर जाकर डाल रहे हैं उसके कारण भी बहुत सारे संकट आपके आने वाले समय में आएंगे। तो वो भी एक महामारी का प्रकोप भी आपको देखना पड़ा। तीसरी बात यह रही कि स्वास्थ्य प्रणालियों पर अधिक बोझ रहा, क्योंकि हम तो हेल्थ को तो कुछ समझते नहीं थे। ये तो 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जैसे देश को माननीय प्रधानमंत्री मिले और बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि इस प्रकार की महामारी के दौर में हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को थे और ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले सौभाग्य से कि इस संकट के दौर से बहुत तीव्र गति से हमें बाहर निकाल कर लाए। हालांकि राजनीति उन्होंने बहुत की, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में ले जाकर देश को बचाने की बहुत कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने बहुत रिस्क भी ली और विदेशों से उनका एक अच्छा संबंध रहा। इस कारण से भी हम लोगों को बहुत काफी सहायता भी मिली और हम काफी जो है इन चीजों से जुड़े रहे। तो इस कारण से भी बहुत हमें प्रभाव मिला है। और मेडिकल सेक्टर में भी 2014 से वो लगातार काम कर रहे थे और उसके पश्चात 2019-20 में उनको इस महामारी के दौर से देखना ही पड़ा। उस समय भी उन्होंने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को एक अच्छे ढंग से, सरकार के लोगों को एक अच्छे ढंग से काम करने का निर्देशांक दिया और अच्छे से उन्होंने इस चीज को संभाला। वो भी एक धन्यवाद के पात्र है, ये मानकर चलिएगा। मैं किसी पार्टी का और मैं किसी पर्सनल व्यक्ति का बड़ाई नहीं कर रहा हूं या फिर मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक बहुत गहरी और डीप सोच की बात है कि बहुत अच्छे इंसान जो है देश की कमान संभाल रखे थे उस समय, ये मानकर चलिए। नहीं तो आपको पता होगा 1975-76 का समय हमेशा मैं पढ़ाता रहता हूं, कभी कभी बताता हुए हूं। आगे लिखो बेटा थोड़ा सा। दक्षिणी एशियाई स्वास्थ्य से जुड़ी दो चुनौतियों से परेशान है। दक्षिणी एशियाई स्वास्थ्य से जुड़ी दो चुनौतियों से बहुत परेशान थे। पहली चुनौती लिखिएगा, स्वास्थ्य पर अधिसंरचना में एक लंबे समय से निम्न निवेश। स्वास्थ्य अधिसंरचना में एक लंबे समय से निम्न निवेश की स्थिति। दूसरा, डॉक्टर एवं अस्पतालों में बेडों की कमी। स्वास्थ्य अधिसंरचना में एक लंबे समय में निम्न निवेश की स्थिति, यानी कि हमने बहुत कम पैसा पहले इन्वेस्ट किया और अचानक से हमने पैसा बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन हम हैंड टू हैंड तैयार नहीं कर पाए।
दूसरी बात, हमारे पास में डॉक्टर फैसिलिटी बहुत कम थी। दूसरी, मेडिकल सिस्टम बहुत कम था। तीसरी बात यह थी कि हमारे पास तो अस्पताल के अंदर बेड भी नहीं थे इस महामारी का सामना करने के लिए। अब आप देखिएगा, तो डॉक्टर एवं अस्पताल की बेडों की कमी भी हमें बहुत खिली इस समय। तो उसके कारण भी आज तो हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, आज तो हम बहुत आगे निकल गए हैं मेडिकल सेक्टर में, हम बहुत काफी अग्रणी श्रेणी में है अभी तो, और काफी काम कर रहे हैं, काफी इन्वेस्ट हमने जो है, काफी निवेश जो है हमने अभी इन्हीं पर किया है। और अगले सवाल आप लोग लिखिए, भारत की आत्मनिर्भरता। भारत की आत्मनिर्भरता पर सवाल 2 नंबर लिखो आप। वैसे सवाल इसी से मिलता जुलता है। ये आपका पहला सवाल कोविड-19 का जो प्रभाव रहा वो मैंने आपको समझाया, और ये सवाल जो है पिछले एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। वैसे 2020 का एग्जाम था शायद वो, जिसमें पूछा गया था वो, ठीक है। तो कोविड-19 के बारे में एक सवाल पहले पूछ लिया गया है, और अब जो सवाल आ सकता है वो आप लिखिएगा। भारत में आत्मनिर्भरता कोविड-19 के कारण, भारत की आत्मनिर्भरता कोविड-19 के कारण क्यों जागरूक हुई? भारत की आत्मनिर्भरता कोविड-19 के कारण क्यों जागरूक हुई? क्यों जागरूक हुई? अर्थव्यवस्था के आधार पर समझाइए। क्यों जागरूक हुई? अर्थव्यवस्था के आधार पर समझाइए। अब इकोनॉमिक सेक्टर के आधार पर आपको इसको समझाया है। इस सवाल का आंसर आप लोग सभी प्रयास करिएगा, जैसे आपने पहले प्रयास किया। बाकी अगर आप प्रयास करेंगे तो आप ही के लिए फायदेमंद है, अन्यथा फिर हम अगली क्लास में तो करवाऊंगा ही सही, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है और मुझे करवाना है। ठीक है, तो फिर मैं अगली क्लास में इसके बारे में लिखवा दूंगा। पहले कोशिश आप लोग लिखिए, और जो सवाल कोविड-19 के बारे में आपने लिखा है उसको एक बार दोबारा से पढ़िए। अगर उसमें आपको कुछ कमी मिलती है तो उसमें आप सुधार करिए, उसमें लिखने की कोशिश करिए। और बाकी जो चीजें हैं इसकी कोविड-19 की, मैंने एक ही सवाल के अंदर जो है 2 सवाल आपके बनाए हैं। भारत की आत्मनिर्भरता वो भी इस कोविड-19 के कारण ही हुई थी, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। और इसी सवाल में इसको आगे जो है, अब इन दोनों सवालों को मेंशन करके आंसर जो भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में उसको मेंशन करके आपको लिखना है, इसी शब्दावली का सहारे से। ठीक है, एग्जैक्ट ये नहीं कह सकता कि यही सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग आंसर दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दूसरी बात, आपके सभी साथियों तक इसको शेयर कीजिए, और जो भी विद्यार्थी मेंस आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, निःशुल्क है आप सभी के लिए। आराम से आप क्वेश्चनों का आंसर दीजिए और आराम से आप क्वेश्चन आंसर लिखिए। ये सीरीज काफी लंबे समय तक हमारी चलेगी, और इसमें आप लोग सभी जो है सहयोग दीजिए, और आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संस्था के नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।